क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करें। एक्चुअली मैथमेटिक्स का पर्पस ये नहीं होता है कि हम लोगों को परेशान करे, मैथमेटिक्स का पर्पस है हमारे ज़िंदगी को आसान करे। तो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को जब तक हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करके और सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम एक है और इसको हम लोगों को रैशनल नंबर की हेल्प से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि शर्मिला इज अ गर्ल हु वॉक्स 5/6 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग, एंड शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ कितना ट्रेवल की वो, लेट द सेकंड पोजीशन बी क्यू। तो 5/6 किलोमीटर ट्रेवल की, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग टू दिस पॉइंट शी ट्रेवल्स टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ये डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो ये डायरेक्शन वेस्ट होगा, तो वेस्ट की तरफ अब जा रही है। हो सकता है कि इसको क्रॉस कर जाए, हो सकता है क्रॉस कर जाए, अभी हम लोग को पता नहीं है, बट डायरेक्शन ये है और वो है 1/3/8 किलोमीटर। पहले वो इधर गई फिर इधर आई, तो डिस्टेंस दोनों ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग जाते तो ऐड करते, लेकिन पहले उधर जा रहे हैं फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर लाइन पे जब हम लोग 5 - 3 करते हैं तो इफ दिस इज 3 0 दिस इज 5, इफ दिस इज 0 दिस इज 5, और 5 - 3 करना होता है तो 5 से वापस हम लोग 3 प्लेस आते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं 2 पे। तो 5 - 3 = 2 होता है। ठीक इसी तरह सपोज ये ओरिजिन है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट किया और यहाँ तक गए तो 8/6 और वापस आना है हमको 13/8, तो इस डायरेक्शन में आएंगे। मतलब आर पे जब पहुंचे हम लोग तो पी आर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा पी क्यू, और पी क्यू हम लोग इधर गए इस साइड गए हैं, क्यू आर इधर आए इसलिए पी क्यू माइनस क्यू आर = 5/6 - 13/8, और ये नेगेटिव आया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन 5/6 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन 11/8 किलोमीटर आया था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, फाइनल पोजीशन जो होगा वो होगा 5/6 - 11/8 किलोमीटर, क्योंकि एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, और पहला वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, ईस्ट वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आया -13/24 किलोमीटर। देयरफॉर शर्मिला इज 13/12। यहाँ नेगेटिव नहीं लिखेंगे, देखो क्यों नहीं नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेस्ट लिख दिया है यहाँ पे। तो वेस्ट का मतलब ही हो गया -13/20। तो दोनों अगर लिख देंगे नेगेटिव और यहाँ भी वेस्ट तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 13/24 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। देखो, रमेश cut a 21 hole 1/4 meter long rope into pieces of 4 1/4 meter length each. How many pieces of the rope did he get? अब 21 होल 1/4 मीटर का एक रोप है और 21 होल बाई 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 21 × 4 84 + 1 85 डिवाइडेड बाई 4 मीटर का रोप है। ये पूरा रोप 85/4 मीटर का है और इसको हम लोगों को 4 1/4 मीटर का एक एक पीसेस बनाना है। तो 4 4 16 + 1 17/4 मीटर का एक टुकड़ा होगा। एक रोप है उसके पास इस लेंथ का विच इज 85/4 85/4 मीटर का एक लेंथ है, और ये लेंथ मतलब 17/4 मीटर का टुकड़ा टुकड़ा उसको काटना है। तो बोल रहा है कितना नंबर ऑफ पीसेज होगा, एक एक पीस का लेंथ है 17/4 मीटर। हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि उसमें से 17/4 मीटर काट के निकाल लिए, ठीक है, फिर एक बार 17/4 मीटर काट के निकाल लिए, फिर एक बार 17/4 मीटर काट के निकाल लिए। ऐसे करके कितनी बार 17/4 मीटर का पीसेस हम लोग निकाल सकते हैं, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इन मैथमेटिक्स डिवीजन, कि मतलब टोटल एक लेंथ का रोप है और उसमें से हम काट काट के कितनी बार ये स्टेप ऐसा कितनी बार काट के निकाले, तो वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स आएगा दैट इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई ईच स्टेप में हम लोग जितना निकाल रहे हैं। ये वाला पार्ट जो अभी लास्ट में बताया कि टोटल डिवाइडेड बाई ईच स्टेप, ये क्यों होता है इसको एक बार फिर से सुन लो, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग हम दो तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे। डिवीजन का मतलब क्या होता है ये समझाते हैं, ये हम फर्स्ट क्लास में एक्चुअली समझाए थे, तो कोई हो सकता है उस दिन एब्सेंट हो। डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो 12 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
और कोई हमको बोला कि यहाँ से एक बार में दो ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा ये पता करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉमन सेंस लगाते हैं। सपोज हम लोग को अभी डिवीजन नहीं पता है, ठीक है, तो पहले दो ऑब्जेक्ट निकाले, तो यहाँ कितना बच गया, 12 में से अगर दो ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं 10 बचेगा, फिर 10 में से दो ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो 8 बचेगा, फिर 8 में से दो ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 से दो ऑब्जेक्ट निकालेंगे 4, 4 से दो ऑब्जेक्ट निकालेंगे 2, और 2 से दो ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे तो 0 बचेगा। जब ये 0 हो गया तो नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा 6। नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो जाएगा, 6। इसको मैथमेटिकली हम लोग, अगर ये बार बार ऐसे लिखना पड़े, इसके जगह मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 2, ये 12 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है कि देयर आर टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू टेक 2 एट ए टाइम, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो गया द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू empty a collection of 12 objects by taking 2 at a time। 12 divided by 2 का मतलब हो गया the number of steps to empty a collection of 12 objects taking 2 at a time। तो ऑब्वियसली वो हम लोग का 6 आ रहा है, यही है डिवीजन, ठीक है। एक तरीका तो ये है समझने का। अगर इस तरीके से समझे हम लोग तो अब 12 ऑब्जेक्ट के जगह अगर हम मान लो कि एक रोप ले लेते हैं, अंदर एक रोप रख लिए हैं, ठीक है, और उस रोप में से हमको टुकड़ा टुकड़ा करके निकालना है और हर बार इक्वल टुकड़ा निकालना है, और बोल रहा है कि कितना टुकड़ा टोटल निकलेगा, नंबर ऑफ पीसेस निकालना है इस बार। तो ऑब्वियसली एक टुकड़ा निकालेंगे, फिर एक टुकड़ा निकालेंगे, फिर एक टुकड़ा निकालेंगे, कभी ना कभी वो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टेप्स टू फिनिश अ रो बाय टेकिंग अ सर्टेन पीस ईच टाइम। तो टोटल रोप का लेंथ अगर है L, और एक बार में अगर हम लोग L निकाल रहे हैं तो L में से पहले L निकालेंगे, जो बचेगा, जो बचा उसमें से फिर L निकालेंगे, जो बचा उसमें से फिर L निकालेंगे, यही ना डिवीजन था। तो दैट मीन्स L को L से डिवाइड कर देंगे, टोटल लेंथ को अगर स्मॉल वाले लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। ये क्लियर है। यहाँ पे हम 12 और 2 लिए थे, यहाँ पे L और L लिए। दैट मीन्स अगर हमको नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोप निकालना है तो टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे छोटे वाले के, मतलब एक एक पीस के लेंथ से। दिस इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग। द अदर वे इज, मान लेते हैं कि एक बड़ा सा रोप है और उसका लेंथ है L, और उसको हम टुकड़ा 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 कर रहे हैं और एक एक का लेंथ है L। सपोज देयर आर n पीसेस एंड आई डोंट नो द नंबर ऑफ पीसेस, n पीसेस है, तो n को मल्टीप्लाई करेंगे अगर l से, मतलब l प्लस l प्लस l प्लस l करके n टाइम्स करेंगे, तो n इंटू l करेंगे तो टोटल l आ जाएगा। n इक्वल टू l डिवाइडेड बाई l होगा, एक ही चीज आया दोनों से, क्योंकि इधर इंटू है तो उधर डिवीजन होगा, ये समझा चुके हैं पहले। तो n इक्वल टू l बाई l होगा, मतलब टोटल लेंथ जो भी है डिवाइडेड बाई स्मॉल वाला पीस का लेंथ। अब आते हैं वापस हम लोग इस क्वेश्चन पे, ये है l और ये है l, तो नंबर ऑफ पीसेस कितना हो जाएगा, 85 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 17 बाई 4, और 85 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 बाई 17 कर दें तो हो जाएगा। डिवीजन को अगर इंटू कर दें तो ये हो जाएगा, 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 17 से ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 5 टाइम्स में। तो नंबर ऑफ पीसेस कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल लेंथ ऑफ द रोप है 85 बाई 4 मीटर, और लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है 17 बाई 4 मीटर, तो नंबर ऑफ पीसेस कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। ये समझ तो गए थे हम लोग कि क्यों डिवाइड करेंगे, वो टोटल लेंथ में से काट काट करके निकाले थे, बस उसको टीचर को थोड़ी ना बताना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उनको तो ये पता होना चाहिए कि तुमको प्रोसेस पता है। तो नंबर ऑफ पीसेस हो गया 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10 होल 1 by 12 square meter. If the length of the field is 3 by 4 meter, find its breadth। पहले तो ये रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, अगर वैसे सबको याद होना चाहिए, अगर लेंथ L है और विड्थ B है तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी होता है। एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी, और एरिया दिया हुआ है 10 1 by 12।
इक्वल टू, इफ इट्स लेंथ इज दिस मच, लेंथ दिया हुआ है 2 3/4 और इनटू हमको बी निकालना है, ये बी का वैल्यू निकालना है। तो सोचो इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो 121/12 आएगा, 12 into 10 plus 1 इक्वल टू 4 into 2 8 plus 3 11/4 into b। मतलब ये अगर इसको 11/4 को अगर हम ट्रांसपोज करें, याद है ट्रांसपोजिशन, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 121 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 11/4 विल बी इक्वल टू b। b और 11/4 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये उधर जाकर के डिवीजन हो जाएगा। दैट मीन्स b इक्वल टू कितना आया 121/12, और अब डिवीजन को अगर इनटू करें तो 4/11 हो जाएगा। अब 11 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स में, और ये 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो अल्टीमेटली जो लेंथ आया हम लोग का वो कितना आया 11/3 मीटर। 11/3 मीटर को अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो कितना आएगा 3 3 9 और 2/3, ये हो जाएगा आंसर। तो फॉर द रेक्टेंगल एरिया कितना दिया हुआ है, ये लिखने का तरीका देखो, वी हैव अ रेक्टेंगल व्हिच हैज एरिया, इस तरह नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी का वर्ड्स नहीं लिखेंगे, मैथ सही है, पोएट्री नहीं लिख रहे हैं। फॉर द रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू 121/12 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना दिया हुआ है 1/4 मीटर, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, और ये बता चुके हैं क्यों होगा, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने पे एरिया आता है, तो डिवाइड किए और 11/3 मीटर आ गया। A, B, C, D and E went to a restaurant for dinner. A paid 1/2 of the bill. जितना भी बिल आया, मान लो 100 रुपया का आया, तो उसमें से आधा A पे किया। B paid 1/5 of the bill and rest of the bill was shared equally by C, D and E. ऐसा तुम लोग के साथ भी होता होगा, बहुत बार गए किसी पार्टी वार्टी में, पार्टी मनाने या कुछ भी करने गए शाम को, और सबके पास कुछ कुछ पैसा है, सबके पास इक्वल नहीं है, और बिल आया मान लो 200 रुपया का, तो कोई 50 रुपया मिलाया, कोई 30 रुपया मिलाया, कोई 40 रुपया मिलाया, इस तरह कुछ कुछ मिलाते हैं। तो 6 दोस्त हैं यहाँ पे, 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी एंड ई, और उसमें से ए के पास सबसे ज्यादा पैसा था, तो वो बिल का आधा पैसा वो पे कर दिया, और बी जो है वो 1/5 ऑफ द बिल। अब जितना भी आएगा 1/5, अगर 100 रुपया है तो 100 का 1/5 कितना आएगा 1/5 इंटू 100, 20 आएगा, और बाकी अमाउंट जो भी बचा उसको सी डी और ई तीनों इक्वल इक्वल पे किया। जस्ट हम समझाने के लिए, ऐसा हम लोग लेंगे नहीं, समझाने के लिए क्या करते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं कि बिल आया है, 100 रुपया तो आएगा नहीं किसी रेस्टोरेंट में, 1000 रुपया ले लेते हैं, 1000 रुपया बिल आया, ए पे किया है उसमें से हाफ, मतलब ए 500 पे किया है, बी पे किया है इसका 1/5, इसका 1/5 मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, और बच कितना गया 500 और 200, टोटल 700 तो पे हो गया ना, तो बचा कितना 300। ये जो 300 बचा है इसको बोलता है बाकी तीनों इक्वल इक्वल पे किया है, मतलब तीनों 100 रुपया पे किया होगा। अगर 1000 का बिल आता तो ऐसा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाय ईच, तीनों सी डी एंड ई जो तीनों है वो कितना 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 पे किया, बिल का कितना अमाउंट पे किया, कितना बिल पे किया वो नहीं दिया है, क्योंकि टोटल भी तो बिल तो दिया ही नहीं है। क्वेश्चन ठीक से समझने की कोशिश करो, ए बी सी डी एंड ई वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर, ए पेड हाफ ऑफ द बिल, तो इसका तो आंसर दिया ही हुआ है कि बिल का हाफ पोर्शन पे किया, बी पेड 1/5 ऑफ द बिल एंड रेस्ट ऑफ द बिल वाज शेयर्ड इक्वली बाय सी डी एंड ई, तो जो भी रेस्ट ऑफ द बिल बचा है उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हम लोगों का ये आ जाएगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाय ईच। इस दोनों का तो पूछेगा ही नहीं, ये दोनों का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सी डी और ई का पूछ रहा है। अगर हम इस एग्जांपल से देखें तो ये 100 पे किया, कब, जब टोटल भी आया था 1000, तो 1000 का कितना पार्ट हो गया, ये 10th पार्ट हो गया, ये भी 10th पार्ट हो गया, मतलब 1/10 ऑफ द बिल ये पे किया, 1/10 ये पे किया, और 1/10 ये पे किया। ये तो हम लोग एग्जाम्पल से समझे, लेकिन हम लोग को एग्जाम्पल से समझना नहीं है, एग्जाम समझने के लिए समझ सकते हैं, बट किसी को जब बताएंगे तो एग्जाम्पल से थोड़ी बताएंगे हम लोग, तो ध्यान से सुनो। टोटल बिल जो भी है, हम लोग बिल के जगह
एक कोई लंबा सा रोप ले लेते हैं, उस रोप को पहले हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इतना रोप किसी को दे देते हैं, कोई लेके चला गया। अब बाकी जो रोप बचा उसमें भी पूरे का 1/5 कुछ होगा वो किसी को दे देते हैं। तो पूरा जितना भी रोप था उसको अगर हम लोग 1 माने तो उसमें से 1/2 और 1/5 तो निकाल चुके हैं, तो 1/2 भी निकाल चुके हैं और 1/5 भी निकाल चुके हैं, तो ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तभी ना रिमेनिंग पार्ट बचेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अगर हम यहाँ ब्रैकेट दे दें तो ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस से बाहर। तो पहले जितना जितना हम किसी को दिए हैं 1/2 और 1/5, इस पार्ट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल वहां से कितना गया वो पता चल जाएगा। केवल हम लोग को विजुअलाइज करना होता है। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को ना वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। वर्ड क्योंकि वर्डिंग्स में रहता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही एक्चुअल प्रॉब्लम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना कहीं आएगा, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा कहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो पूरे बिल को अगर हम लोग 1 मान के चले तो 1/2 और 1/5 ऑलरेडी पेड है, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो 5 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 इक्वल टू 1 माइनस 7/10 इक्वल टू 10 एलसीएम ले लें, क्योंकि नीचे यहाँ 1 है तो 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा। तो यहाँ 1 इंटू 10, 10 माइनस 7, 3/10। ये जो हो गया ये रिमेनिंग बिल हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग बिल आ गया 3/10। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो द बिल पेड बाय ईच सी डी एंड ई, बिल पेड बाय ईच सी डी एंड ई विल बी इक्वल टू 3/10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। ऑब्वियसली जब इक्वल 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 3 लोग पे कर रहे हैं तो डिवाइड ही करेंगे ना। अगर तुम्हारे पास 3 बिस्किट है और 3 आदमी में बांटना है तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 देंगे। अब इसको वो करते हैं 3/10 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाइड बाई 1/3 लिख सकते हैं। डिवीजन की जगह मल्टीपल कर दिए तो 1/3 हो गया, 3 3 कैंसिल, 1/10 आ गया। तो सी डी और ई 1/10 ऑफ द बिल, बिल को हम लोग 1 माने थे तो 1/10 ऑफ द बिल पे करेगा। अगर 1000 आया होगा तो 100 100 100 तीनों पे करेगा। अगर 3000 का बिल आया होगा तो 300 300 300 पे करेगा। जो भी बिल आया उसका 1/10 सी पे करेगा, 1/10 डी पे करेगा और 1/10 ई पे करेगा। क्लियर है सबको? फ्रैक्शन ऑफ द बिल पेड बाई ए इक्वल टू हाफ है और फ्रैक्शन ऑफ द बिल पेड बाई बी इक्वल टू 1/5 है। तो फ्रैक्शन ऑफ द बिल रिमेनिंग इक्वल टू आया 1 माइनस दोनों का सम, तो आ गया 3/10। अब फ्रैक्शन ऑफ बिल पेड बाई ईच सी डी एंड ई, 3 है और तीनों इक्वल इक्वल पे किया है, इसलिए 3/10 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/10 आ गया। आंसर वाला पार्ट तो समझ तो गए हम लोग, क्या लिखने का तरीका बता रहे हैं, एकदम ऐसे ही लिखेंगे। जितना अच्छा लिखोगे उतना इंटेलिजेंट कहलाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। सुयश कैन डू 1/7 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 4 days। तुम में से बहुत लोगों के लिए ये एक चैलेंज होगा कि 1/7 ऑफ ए वर्क सर्टेन वर्क का क्या मतलब होता है। कोई भी एक वर्क तुमको दिया जाता है तो काम स्टार्ट करते ही तो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। सपोज 10 पेजेस का एक होमवर्क है, ठीक है, 10 पेजेस तुमको लिखना है। तुम लिखना स्टार्ट करोगे तो तुरंत तो 10 पेज खत्म नहीं हो जाएगा। मान लेते हैं अभी लिखते लिखते 2 पेजेस खत्म हुआ है, तो कितना पार्ट तुम्हारे काम का कंप्लीट हुआ? 10 में से 2 कंप्लीट हुआ, मतलब कि 1/5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर 70 पेजेस का एक होमवर्क है, असाइनमेंट है, और उसमें से 10 पेजेस कंप्लीट हुआ तो उस पूरे का 70 का कितना पार्ट है? 10, 1/7 है ना। तो 1/7 ऑफ ए सर्टेन वर्क को वो कंप्लीट कर रहा है 4 days में। while Victor can do 4/7 of the same work in 8 days। उसी काम को अगर का 4/7 पार्ट अगर करना हो तो विक्टर को 8 दिन टाइम लगेगा। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 7 days सुयश लेफ्ट द वर्क। फाइंड इन हाउ मेनी डेज विक्टर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। एक कोई बड़ा सा बैनर है या कुछ भी है, एक बड़ा सा वॉल है, उसको कलर करना है, पेंट करना है, और 2 लोग काम कर रहे हैं, एक सुयश और एक विक्टर। एक तरफ से विक्टर काम करना शुरू किया, एक तरफ से सुयश काम करना शुरू किया, ठीक है। और सुयश
वो एक रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर से कलर करना शुरू कर रहा है, काम करना, दोनों काम करना एक साथ स्टार्ट किया। तो इधर से ये स्टार्ट किया काम करना, बट 7 डेज के बाद ये काम करना छोड़ दिया। उधर से विक्टर भी साथ साथ काम कर रहा था, तो 7 डेज में वो भी कुछ कुछ पोर्शन तो कलर किया ही होगा। 7 डेज के बाद इतना काम कंप्लीट हुआ है, ये 7 डेज का काम है विक्टर का, और ये 7 डेज का काम है सुयस का। उसके बाद सुयस बोला कि अब हम काम नहीं करेंगे और ये छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा ये किसको करना पड़ेगा, विक्टर को करना पड़ेगा, है ना। तो इस रिमेनिंग को मान लेते हैं कि इस रिमेनिंग पार्ट को पिंक से कलर करना है। अब विक्टर पेंट करना शुरू किया, इसको कलर करना शुरू किया, तो विक्टर जब इसको कलर करेगा तो कुछ दिन लगेगा ना, 2 दिन 4 दिन 3 दिन, कुछ तो टाइम लगेगा। वही हम लोगों को पता करना है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज विक्टर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। चलिए, अब ये तो हुआ क्वेश्चन को विजुअलाइज किए कि क्या मांग रहा है हमसे। अब आगे बढ़ते हैं, बनाएं कैसे इसको। ठीक है, समझ में तो आ गया, लेकिन बनाने का भी कोई तरीका होना चाहिए। सपोज सुयश और विक्टर को ही ले लेते हैं। सुयश जो है वो एक दिन में अगर वो 3 बॉक्स पेंट कर सकता है, और विक्टर एक दिन में सपोज 2 बॉक्स पेंट कर सकता है। ठीक है, ये हम अपने से इमेजिनरी ले रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल नाम हम सुयश और विक्टर लिए। सुयश अगर एक दिन में 3 बॉक्स को कलर कर सकता है, और विक्टर एक दिन में 2 बॉक्स को कलर कर सकता है। ठीक है, कोई हमको बता सकता है कि अगर हम सुयश और विक्टर दोनों को हायर कर लें और एक दिन उन लोगों से काम करवाएं तो कितना बॉक्सेस मेरा कलर हो जाएगा, कोई बता सकता है। इसका मतलब बहुत इजी है ये तो, है ना। अननेसेसरी डर रहे थे, लेकिन डर क्यों रहे थे अब कारण समझ में आएगा। देख, यही डरावना क्वेश्चन यहाँ इतना इजी क्यों हो गया पता है, इस 1 डे की वजह से। अगर एक दिन का काम हमको किसी का पता रहे ना तो हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं उसको, लेकिन चूंकि वहां पे एक दिन का काम दिया ही नहीं है, बोलता है ये सुयश कैन कंप्लीट 1/7 ऑफ ए वर्क इन 4 डेज, देख रहे हो, और विक्टर कैन डू 4/7 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। इतना कंफ्यूज कर दिया है। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देते कि सुयश 3 दिन में 8 बॉक्स कलर कर सकता है और विक्टर 5 दिन में 7 बॉक्स कलर कर सकता है, तो बताओ सुयश और विक्टर को अगर हम 2 दिन के लिए हायर किए तो कितना बॉक्स कलर करेगा, अब बताओ तो जरा। अभी तो बड़ा जल्दी 5 लिख रहा था सब, चलो 2 दिन से भी अच्छा तुमको 1 डे कर देते हैं और आसान कर देते हैं। अब बना के दिखाओ, कोई अगर ऐड कर देगा 8 + 7 15 तो रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रॉब्लम का जड़ समझ में आया। 1 डे जब था तो सब सारा चीज आसान था, जब नंबर ऑफ डेज अलग अलग हो गया, एक का 3 एक का 5, तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना, every problem contains the seed of its solution within itself। हो सकता है हम लोगों को नहीं मिल रहा है वो पॉइंट कि कहाँ है सॉल्यूशन, लेकिन अगर प्रॉब्लम को ठीक से एनालाइज करें तो एवरी प्रॉब्लम कंटेन्स द सीड ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन का जो सीड है ना उसी में कहीं छुपा रहता है। यहाँ पे ना जो मेरा प्रॉब्लम था कि डेज में नहीं दिया हुआ था, वही मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा अगर हम 1 डे का कर ले तो प्रॉब्लम तो पकड़ में आ गया ना। दैट मीन्स हम लोगों को करना क्या है, किसी तरह से दोनों का एक दिन का काम निकाल लेना है। इस प्रॉब्लम से के हेल्प से हम लोगों को दोनों का एक दिन का काम किसी तरह निकाल लेना है। इस पार्ट को अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सुयश का पहले लेते हैं। 1/7 ऑफ ए वर्क को करने में कितना दिन लगा रहा है, 4 दिन। 4 दिन में वो सुयश का 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क, ये एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा, ठीक है। डेज मतलब हो जाता है दिन का, और डेज मतलब डेज के बाद एपोस्ट्रोफी लगा तो दिनों का। तो 4 डेज वर्क कितना है, 1/7 है। तो
कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। कोई भी आदमी अगर 4 दिन में 8 बॉक्स को कलर करता है तो वो एक दिन में 2 बॉक्स को कलर करेगा, है ना? या कोई आदमी अगर 4 दिन में 8 चॉकलेट खा जाता है और डेली इक्वल इक्वल खा रहा है, तो एक दिन में वो 2 चॉकलेट खत्म कर रहा होगा। सिंपल है। 4 डेज में अगर इतना वर्क हो रहा है तो एक दिन का अगर हम लोग निकालें उसका वर्क, तो जितना भी वो वर्क कर रहा था उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1/7 डिवाइडेड बाई 4 को 1/7 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो सुयस का एक दिन का काम निकल गया 1/28। अब हम लोग निकालेंगे विक्टर का एक दिन का काम। इसको हम लोग सेव करके रख लें। अब विक्टर के लिए, विक्टर का अगर देखते हैं तो 8 दिन, कितना 8 डेज दिया है ना, 8 डेज का उसका वर्क है कितना है 4/7। तो एक दिन का कितना वर्क हो जाएगा सोचो, 4/7 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। पूरे को 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 हो जाएगा, मतलब 4/56 हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर का एक दिन का काम। अब दोनों का हम लोग 1 डेज का वर्क जानते हैं। इसका जानते हैं 1/28, इसका जानते हैं 4/57। अगर दोनों से एक दिन सिर्फ काम कराएं, सुयस और विक्टर दोनों को लेकर के एक ही दिन काम करवाएं, तो कितना काम करेगा 1/28 प्लस 4/56, 1/14 हो जाएगा। वो बाद में भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ठीक है, जितना जल्दी कैंसिल कर ले उतना अच्छा हो जाता। अब 14 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 1 + 2, मतलब 3/28 हो गया। दोनों मिलकर के एक दिन में 3/28 काम करेगा। सोचो अगर दोनों मिलकर के एक दिन में 3/28 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर के 7 दिन में कितना काम करेगा। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अब डिवाइड मत कर देना। एक दिन में अगर कोई आदमी 2 बॉक्स को पेंट करता है तो 2 दिन में 4 बॉक्स पेंट करेगा, 3 दिन में 6 बॉक्स पेंट करेगा। तो सुयस और विक्टर मिल करके, ये सुयस और विक्टर मिल एक दिन में इतना काम कर रहा है, मतलब 3/28 काम कर रहा है। तो 7 डेज में कितना काम करेगा, तो 3/28 मल्टीप्लाइड बाई 7। यहाँ डिवाइड नहीं कर देंगे, यहाँ एक दिन से ज्यादा काम होगा ना 7 दिन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से कैंसिल होगा 4, मतलब 3/4 ऑफ द वर्क, पूरे काम का 3/4 पार्ट दोनों मिलकर के 7 दिन में खत्म कर देगा। टोटल वर्क को 1 मान रहे थे हम लोग, उसमें से 3/4 वर्क खत्म हो चुका है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क 1 है, उसमें से 3/4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 4 और 4 - 3, कैसे 4 - 3 आया, ये इक्वल टू 1/4। 1/4 ऑफ द वर्क बचा हुआ है, इसी को अब अकेला वेक्टर को कंप्लीट करना है। धोखा देके चला गया एसओएस। वेक्टर एक दिन में कितना काम करता है, 1/14 करता है, मतलब 1/14 ऑफ द वर्क is completed in 1 day. तो whole work will be completed in 1 divided by 1/14, है ना? जब इतना काम को एक दिन में कर रहे हैं तो अगर 1 ही काम को करना है हमको, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/14, 1 इंटू 14 हो जाएगा, मतलब 14 डेज में करेगा। लेकिन उसको करना कितना काम को है, तो 1/4 बचा हुआ है। 1/4 वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। एक दिन के लिए जितना था उसको एक काम के लिए जितना था उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 1/4 से। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो 2 और 7, मतलब 7/2 डेज, 3.5 डेज में वो बाकी काम को कंप्लीट करेगा। आधा दिन मूवी देखेगा जाकर के। वर्क डन बाई सुयश इन 4 डेज कितना है, 1/7 है। तो इन 1 डे कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई सुयश इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/28। ठीक है, ये सब जो इंडेंट और ये सब दिए है ना, तुम लोग में से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम ये सब लिखता होगा तो उसको ये इंपॉर्टेंस पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे जैसे जाओगे, एक्सप्रेशन का तरीका उतना ही इंपॉर्टेंट होते जाएगा।
जैसे तैसा नहीं लिखेंगे। वर्क डन बाय विक्टर इन 8 डेज 4/7 इन 1 डे कितना हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो उसको हम डायरेक्ट इंटू 1/8 कर दिए, 1/14 हो गया। वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, दोनों को ऐड कर दिए 3/28 रिमेनिंग, और इन 1 डे तो 7 डेज में कितना हो जाएगा 3/28 मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब 3/4, तो रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना 1 माइनस 3/4। 1 तो पूरा को लिए थे, ये तो 7 डेज में कंप्लीट हुआ इतना वर्क, और रिमेनिंग वर्क हो गया 1 माइनस 3/4, तो 1/4 आया। अब वेक्टर के लिए 1/14 वर्क इज डन इन 1 डे, तो 1 वर्क कितना दिन में होगा 1 डिवाइडेड बाय 1/14, और 1/4 वर्क कितना दिन में होगा, तो ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, जो कि सिंप्लीफाई करके 14/4 आएगा, मतलब 7/2 डेज।